नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल अभिनव स्टडी पॉइंट में। आज हम समास का दूसरा पार्ट लेके आए हुए हैं। जो पहला पार्ट नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर पहला पार्ट को पहले देख लें, और नहीं भी देखे हैं तो आज इस वीडियो के बाद ज़रूर देख लें। तो चलिए हम दूसरे पार्ट का शुरू करते हैं। पहले पार्ट में हम क्या बताए थे, पहले उसको हम एक बार फिर से पुनः बता देते हैं। तो उसमें क्या बताए थे, समास किसे कहते हैं, जहाँ पर कि दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। और समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण करना, संक्षेप करना, संक्षिप्त करना, घटाना। यही बताए थे ना। समास का शाब्दिक अर्थ क्या बताए थे, संक्षेप करना, संक्षेपीकरण करना, यही बताए थे। या फिर समास उसे भी हम कहते हैं दो पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप जो पद के समान अर्थ धारण करे। परिभाषा यही बताए थे। तो अक्सर वहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जाता है एग्जाम में, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। तो दोस्तों आप ध्यान से पहले वीडियो को देख लें, उससे अक्सर जितना भी बातें हम पहले वीडियो में बताएं वहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। और आज हम सभी समास को पहचानने का तरीका बताएंगे। तो समास के कितने भेद हैं, तो समास के 6 भेद हैं। उसे हम कैसे ट्रिक के माध्यम से याद रखे थे, अब तक दादी, और से क्या बताए थे, अबे भाव, बो से बहुब्रीहि, तो से तत्पुरुष, को से कर्मधारय है, द से द्विगु, अधि से द्वंद्व, इसी तरह से बताए थे। तो आप पहले वीडियो को जरूर देख लें। और प्राचीन समय में पहले तो क्या था, पहले 4 ही समास थे, पहले 4 ही समास थे। लेकिन बाद में विद्वानों ने 2 और समास जोड़े। वह 2 समास कौन से जोड़े गए, द्विगु और कर्मधारय। अब पहले द्विगु और कर्मधारय तत्पुरुष समास के ही अंतर्गत आता था। तो चलिए आज हम अब द्वंद्व समास के बारे में हम जानते हैं। पहले वीडियो में हम सभी को बता देते कितने भेद होते हैं, किसका कौन सा पद प्रधान होता है, किसका पूर्व पद प्रधान होता है, किसका उत्तर पद प्रधान होता है, किसका दोनों पद प्रधान होता है, किसका दोनों पद अप्रधान होता है। ये सभी बातें हम पहले वीडियो में बता दिए हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं सभी को पहचानने का नियम। तो पहला है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास, तो पहचान क्या आता है इसमें, पहचान क्या बताए थे, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में क्या बताए थे, दोनों पद प्रधान होता है। और दूसरा नियम देखिए, दोनों पदों को विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है। मतलब कि उस समास को जिसका विग्रह करने पर और आ जाए, अथवा आ जाए, या आ जाए, एवं लग जाए, उसे हम द्वंद्व समास कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर भाई बहन, तो क्या हो गया, भाई और बहन। उच्च नीच, उच्च या नीच, देखिए उच्च नीच, उच्च या नीच। भाई और बहन, तो भाई और बहन हो गया, भाई बहन को क्या बोलते हैं, भाई और बहन। उच्च नीच, तो उच्च या नीच। इसी तरह से देखिए यहाँ पर और अथवा या एवं लग जाए, जिसका विग्रह करने पर, जिस शब्द को विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। या फिर तीसरा नियम है, दोनों पद विलोम को दर्शाता है। दोनों क्या होता है, एक दूसरे का विपरीत होता है। ऐसा शब्द जो एक दूसरे का विपरीत होता है वह द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। फिर चौथा, जो कि आप लोग एकदम आसानी से याद रख सकते हैं, दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह लगा होता है। योजक चिन्ह कौन होता है, ये योजक चिन्ह लगा रहता है। जिस समास के दोनों शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगा रहे वह द्वंद्व समास होता है। ये आप तो पहले से ही जान रहे हैं। तो हम आपको क्या बताएं, दोनों पद प्रधान हो, तो दोनों पद प्रधान हो गया तो द्वंद्व समास। दोनों पद का विग्रह करने और अथवा एवं लगता हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। दोनों पद विलोम हो तो द्वंद्व समास कहते हैं। दोनों पद के बीच योजक चिन्ह लगा हो तो द्वंद्व समास कहते हैं। तो इसका उदाहरण हम आज कुछ देखते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए उदाहरण, भाई बहन, तो इसमें क्या हो गया, भाई, भाई और बहन। उच्च नीच, उच्च या नीच। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। इसी तरह से नर और नारी, तो क्या हो गया, क्या बताए थे, विग्रह करने पर अथवा एवं या को दर्शाता है उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। ये कुछ विशेष है, कुछ विशेष है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आप उसे अवश्य याद रखें। ये क्वेश्चन ही बार बार यहाँ से पूछा जाता है। आपको पहचानने के आप क्या बताएं कि योजक चिन्ह लगा रहता है। आप तो अक्सर यही खोजेंगे योजक चिन्ह कहाँ लगा हो, लेकिन योजक चिन्ह देखिए, योजक चिन्ह तो सभी में लगा हुआ है, इसलिए आप इसे आप आसानी से इसे द्वंद्व समास कह सकते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे उदाहरण है जिसमें कि योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ है लेकिन फिर भी वो द्वंद्व समास के अंतर्गत आता। तो चलिए हम देखते हैं वे कौन सा उदाहरण है। तो धर्म धर्म, पापा पाप, लाभा लाभ, तो क्या इसको बोलिएगा,
कि इसमें तो योजक चिन्ह लगा नहीं है, तो इसे हम कैसे बोल देंगे कि द्वंद्व समास का उदाहरण है, ना इसमें लगा है ना इसमें। अरे भाई इसको देखिए, इसमें कुछ छुपा हुआ है, डायरेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन इसमें छुपा हुआ है। तो देखिए इसको क्या धर्म धर्म को हम नहीं बोल सकते हैं, धर्म जोड़ो धर्म, धर्म जोड़ अधर्म क्या हो गया, धर्म धर्म हो गया ना, हो गया एक दूसरे का विपरीत हो गया। क्या बताए थे, एक दूसरे का विलोम होता है, तो धर्म और अधर्म, पापा पाप। उसी तरह से क्या हो गया, पाप जोड़ अपाप, पापा पाप हो गया। उसी तरह से लाभा लाभ, लाभ जोड़ और लाभ क्या हो गया, लाभा लाभ हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि एक दूसरे का विपरीत हो गया। इसलिए ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, धर्मा धर्म, पापा पाप, लाभा लाभ। तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होना है, इसको आप विशेष रूप से याद करना है, इसलिए हम विशेष में लिख के दिए हैं धर्मा धर्म, पापा पाप और लाभा लाभ। ये कैसे समास का उदाहरण है, तो द्वंद्व समास के उदाहरण है, जिसे कि आप योजक चिन्ह से याद किए हुए हैं। तो चलिए अगला अब हम समास देखते हैं। अगला समास देखते हैं हम द्विगु समास। तो चलिए अगला देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में क्या बताए थे, पहचानने का नियम देखिए, जिसका उत्तर पद प्रधान होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। उत्तर पद प्रधान होता है तो उत्तर पद किसका किसका प्रधान होता है, तत्पुरुष का होता है, कर्मधारय का होता है और द्विगु का होता है। क्योंकि तत्पुरुष समास से ही कर्मधारय की उत्पत्ति हुई है और कर्मधारय से ही द्विगु की उत्पत्ति है, इसलिए तीनों में उत्तर पद ही प्रधान होता है। और इसका देखिए पहचानने का नियम बहुत ही आसान है। द्विगु समास को पहचानने का बहुत ही आसान नियम है कि उसका पहला पद संख्यावाचक होता है। पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है। इसमें समूह या समाहार का बोध होता है, यह एक समूह को सूचित करता है, मतलब जो समूह को सूचित करे उसे क्या बोलेंगे, हम द्विगु समास बोलेंगे। जिसका पहला पद संख्यावाचक होगा उसे हम द्विगु समास बोलेंगे। जैसे देखिए अब दोपहर है, यानी कि दोपहर, यानी कि दो क्या हो गया, दो संख्या हो गया ना, यहाँ पर दो क्या हो गया, दो देखिए ये दो क्या है, इस संख्या को सूचित कर रहा है। दोपहर हो गया, सप्ताह हो गया, यानी क्या हो गया, सप्ताह भी हो गया। उसी तरह से आपका यानी सप्ताह को हम कैसे देखें, आपको क्या बोले हैं, समूह। सप्ताह को हम क्या बोलेंगे, 7 दिनों का समूह। देखिए हम क्या बोले थे, जिससे समूह का बोध हो, तो 7 दिनों को समूह को सप्ताह बोलेंगे। उसी तरह से यहाँ पर क्या है, त्रिकोण, तो त्रि मतलब 3 होता है। या फिर देखिए 3 कोनों का समाहार, तो 3 कोनों का समूह या समाहार को हम क्या बोलेंगे, त्रिकोण बोलेंगे। चौराहा, चौराहा में देखिए क्या बोलेगा, 4 राहों का समूह, चौराहा। तो यानी कि जो पहला अक्षर से हमको पकड़ा जाता है कि 4, चौ मतलब क्या होता है, 4 होता है, त्रि मतलब 3 होता है, सप्ताह मतलब 7 होता है, दोपहर मतलब 2 होता है। लेकिन कुछ अपवाद हैं जो कि द्विगु समास के अंतर्गत भी आते हैं और बहुब्रीहि समास के अंतर्गत भी आते हैं। तो उसे हमको विशेष रूप से ध्यान में रखकर देखना होगा वह कौन से समास को उदाहरण। तो हम आशा करते हैं आपको यह आसानी से समझ में आ गया होगा कि जिसका पहला पद संख्यावाचक हो द्विगु समास, जिसका उत्तर पद प्रधान हो द्विगु समास, जिसमें समूह का बोध हो द्विगु समास। तो चलिए हम विशेष उदाहरण जो है उसको देखते हैं। वह विशेष उदाहरण देखिए दशानन। इसमें 10 क्या हो गया, 10 संख्या हो गया, तो क्या हो गया, तो आप बोलिएगा कि दशानन तो बहुब्रीहि समास का अंतर होता, हाँ होता है। लेकिन जब दोनों ऑप्शन रहे, यदि वहां पर ऑप्शन बहुब्रीहि का ना रहे तो दशानन को हम द्विगु में मारेंगे। यदि दोनों ऑप्शन रहे तो वहां पर बहुब्रीहि समास द्विगु समास पर हावी हो जाता है, क्योंकि बहुब्रीहि समास सबसे बड़ा समास होता है, यानी कि बड़ा जो होता है छोटे पर हावी हो जाता है। इसलिए दोनों ऑप्शन रहने की स्थिति में जहां द्विगु रहे और बहुब्रीहि रहे, तो उस स्थिति में दशानन समास को हम बहुब्रीहि समास के अंतर्गत मारेंगे, तभी जाके मेरा सही होगा। और यहाँ यदि बहुब्रीहि समास ऑप्शन ना रहे तो हम द्विगु मारेंगे, मेरा आंसर सही होगा। तो इसी तरह देखिए दशानन, 10 मतलब क्या होगा, 10 देखिए दशा, 10 मतलब 10, तो 10 संख्या को सूचित करता है, तो क्या बनता है, संख्यावाचक समास। संख्या में जिसमें लगा रहता है वह द्विगु समास होता है। लेकिन क्या होता है दशानन, कहने का मतलब है 10 आनंद जिसके, 10 है आनंद जिसके, 10 आनंद जिसके, उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थात रावण बोलते हैं। तो रावण क्या बोले हैं कि जिस समास में दोनों पद अप्रधान हो और कोई तीसरा पद प्रधान हो जाए तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर क्या है, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। चतुर्भुज, देखिए यहाँ पर चतर मतलब क्या होता है, 4 होता है, लेकिन 4 है भुजा जिसके, 4 है भुजाएं जिसके, उसे हम क्या बोलते हैं, अर्थात विष्णु भगवान बोलते हैं। तो यहाँ पर ये भी मेरा क्या हो जाएगा, ये भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण हो जाएंगे। लेकिन जब क्या बताएं कि जब दोनों ऑप्शन रहे तो हमको बहुब्रीहि मारना है, क्योंकि बहुब्रीहि द्विगु पर हावी हो जाता है, क्योंकि द्विगु
कि क्या उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तत्पुरुष से हुई है, सॉरी कर्मधारय से हुई है और कर्मधारय के तत्पुरुष से हुई है। तो इसलिए यहाँ पर चतुर्भुज जो है, यदि दोनों ऑप्शन रहे तो हमको बहुब्रीही मारना है, यदि नहीं रहे तो द्विगु मारना है। उसी तरह से एक 95 उदाहरण है। तो इस उदाहरण को आप जरूर याद रखें और ऑप्शन होने की स्थिति में जैसा हो वैसा काम करें। तो चलिए हम अब अगला समास के बारे में जानते हैं। तो इस तरह से आप क्या हो गया, यहाँ पर आप आसानी से याद रख सकते हैं, जिसमें जैसे अब शताब्दी है तो शताब्दी तो 100 को सूचित कर रहा है, इसलिए वो शताब्दी भी हो जाएगा। अब मान लीजिए जैसे 31 है, 31 क्या हो गया, 31 हो गया, 61 हो गया। 31 क्या है, 31 क्या है, तो संख्यावाचक, तो संख्या मतलब कि द्विगु समास को सूचित कर। लेकिन 31 जो है ना, 31 बहुब्रीही समास का भी उदाहरण है। जैसे कैसे, तो 30 जोड़ 1 31, 30 और 1 31, यानी कि देखिए तीसरा अर्थ को ले लिया ना। उसी तरह 60 और 1 61, 20 और 1 21, यानी कि ये द्विगु समास का उदाहरण है और बहुब्रीही समास का उदाहरण है। तो इसको हमको याद रखना है, हमको कंफ्यूज नहीं होना है कि कहाँ पर हमको क्या मारना है, क्या बताएं। जब दोनों रहे तो हमको बहुब्रीही मारना है। तो चलिए अब अगला हम देखते हैं। अगला है बहुब्रीही समास। इसका पहचाने का नियम क्या है, क्या बताए थे पहले वीडियो में, दोनों पदों प्रधान हो और कोई तीसरा पद आके यहाँ पर प्रधान हो जाता है। अभी तो जस्ट ऊपर में आपको बताए कि दोनों पदों प्रधान हो, और जिसका दोनों पद प्रधान हो जाए तो द्वंद्व बताए थे, दोनों में दोनों, तो द्वंद्व हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, दोनों पदों प्रधान हो गया तो और कोई तीसरा पद प्रधान होता है। यह पर्यायवाची शब्द होता है, यह हमेशा क्या होता है, पर्यायवाची शब्द होता है। आप अक्सर देखते होंगे पर्यायवाची का ही उदाहरण आ जाता है। और क्या एक होता है, भगवान के नाम अक्सर बहुब्रीही समास में आता है। अब भगवान का नाम जितना भी है अक्सर आप देखते होंगे, जैसे रावण हो गया, हनुमान हो गया, विष्णु हो गया, गणेश हो गया, ये क्या देख रहे हैं, भगवान के नाम है जो कि बहुब्रीही समास के अंतर्गत आते हैं। तो उसका हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या उदाहरण है, पीताम्बर, पीताम्बर तो पीला है जिसका अंबर, उसे हम क्या बोलते हैं, पीताम्बर। पित है अंबर जिसका, अर्थात किसे हम बोलते हैं, कृष्ण भगवान को बोलते हैं पीताम्बर। किसको बोलते हैं हम, पीताम्बर। दशानन क्या बोले हैं, दशयानन जिसके अर्थात रावण। चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं जिसके अर्थात विष्णु। उसी तरह पंचानन 5 है जिसके आनंद जिसको बोलते हैं हनुमान जी। उसी तरह से 31 या क्या है यहाँ पर 30 जोड़ 1 31, यानी कि 30 और 1। देखिए 30 और 1 दोनों अर्थ को छोड़ के क्या बता रहा है, यानी कि दोनों अर्थ को छोड़ के एक तीसरा अर्थ बता रहा है 31। उसी तरह से देखिए 61 60 और 1, यानी कि 6 और 1 भी बोल सकते हैं। 30 और 1 ना तो 6 और 1 बोल सकते हैं। 6 और 1 को क्या बोल दिए 61, 20 1, यानी कि 20 और 1 21। तो क्या हो गया, इसी तरह से मेरा क्या हो गया, ये सब बहुब्रीही समास के उदाहरण हो गए। अब चक्र पानी, तो चक्र है पानी, चक्र है पानी में जिसके, अर्थात इसे हम क्या बोलते हैं, चक्र है पानी में जिसके, उसे हम क्या बोलते हैं, विष्णु जी बोलते हैं। तो इस तरह से आप क्या देखे हैं कि जो पर्यायवाची का उदाहरण हो या फिर भगवान के नाम से आता हो, जो अपना अर्थ दोनों अर्थ को छोड़ के कोई तीसरा अर्थ बताता हो, वो बहुब्रीही समास का उदाहरण है। और बहुब्रीही समास में हम क्या बताए थे, जैसे 31 है, 31 क्या है, द्विगु भी हो सकता है, ये द्विगु भी हो सकता है, द्विगु हो सकता है, द्विगु हो सकता है, द्विगु हो सकता है, द्विगु हो सकता है। लेकिन क्या बताए, जब द्विगु और बहुब्रीही दोनों रहे तो हमको बहुब्रीही समास मारना है, क्योंकि बहुब्रीही समास द्विगु समास पर हावी हो जाता है। तो चलिए अब अगला हम देखते हैं, अगले समास को हम देखते हैं। आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, एक भी समास आपसे छूटेगा नहीं, आप कभी भुला भी नहीं पाइएगा, आपको समास कभी परेशान नहीं करेगा। तो इस तरह से अगला हम देखते हैं। अब आइए देखते हैं हम कर्मधारय समास को। पहचान क्या बताएं, पहचान होता है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, जिसका उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद किसका किसका प्रधान होता है, तत्पुरुष का होता है, द्विगु का होता है। दूसरा देखिए इसमें क्या होता है, इसमें किसी से तुलना की जाती है, इसमें किसी की विशेषता बताई जाती है। इस समास का एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। कभी कभी क्वेश्चन यही आ जाता है, किस समास का पहला पद यानी कि एक पद विशेषण और एक दूसरा पद विशेष होता है, उस समास को हम क्या बोलते हैं। जिस समास में विशेषण और विशेष हो उसे हम क्या बोलते हैं, जिस समास में उपमा और उपमेय हो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम कर्मधारय समास बोलते हैं। इसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें किसी से तुलना की जाती है, इसमें कभी किसी की विशेषता बताई जाती है,
तो चलिए हम देखते हैं उसका उदाहरण। अपवाद में देखिए हम क्या होता है, कभी कभी क्या बताएं हम, इसमें क्या होता है, एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दोनों पद विशेषण हो जाता है। अब विशेषण किसे बोलते हैं हम, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण बोलते हैं। संज्ञा और सर्वनाम से राम, महान, सोहन, सर्वनाम क्या होता है, तुम, आप, हम, ये सब क्या है, सर्वनाम है। यानी कि दोनों की जो विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं, और विशेषण की जो विशेषता होता है उसे विशेष कहते हैं। तो यहाँ पर अपवाद में क्या बताएं कि कभी कभी दोनों पद विशेषण होता है। जैसे अब हम यहाँ देखते हैं, ऐसे क्या है यहाँ पर, महादेव, क्या है यहाँ पर, महादेव, अर्थात क्या हो गया, महान है जो देव, उसे क्या बोलते हैं हम, महादेव बोलते हैं। यानी कि देखिए क्या बोले, उससे हम तुलना कर रहे हैं, महानता उसकी बता रहे हैं, यानी कि महानता उसकी क्या बता रहे हैं, महानता को हम बता रहे हैं। जैसे अब यहाँ पर क्या है, पीताम्बर है, यहाँ पर क्या है, पीताम्बर है, तो पीताम्बर को हम क्या बोलते हैं, पित है अंबर जिसका, मतलब पीला, पीले की तरह जिसका अंबर है उसे हम क्या बोलते हैं, पीताम्बर। तो देखिए उससे भी हम एक उपमा ले रहे हैं, उससे उपमा लिए, नीलकंठ, नीलकंठ, नील है जो कंठ, नीले के समान जिसका कंठ है उसे हम नीलकंठ बोलते हैं। क्या यहाँ पर भी हम तुलना कर रहे हैं, मृग नयन, तो मृग के समान नयन, यानी देखिए उससे हम उसका तुलना कर रहे हैं। कहीं पर हम विशेषता बता रहे हैं तो कहीं पर उसकी महत्ता को बता रहे हैं, और कहीं पर हम उससे क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तो इसे ऐसे सब शब्द को हम क्या बोलेंगे, कर्मधारय समास का उदाहरण बताएंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पर एक है महात्मा, एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये महात्मा, ये हमेशा पूछा जाता है, महान है आत्मा, अधपक्का, छोट भैया, लाल पीला। देखिए यहाँ पर देखिए अपवाद, आप क्या जानते हैं, जिसमें योजक चिन्ह लगा होता है वो होता है, योजक चिन्ह लगा होता है क्या होता है, वो द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। लेकिन यहाँ देखिए क्या है, लाल पीला, लाल पीला अपवाद में है, यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। यदि क्वेश्चन आ जाए लाल पीला, तो भाइयों इसे आप कर्मधारय समास मारेंगे, ना कि द्वंद्व समास, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसलिए हम अपवाद में लिख दिए कि लाल पीला किस समास का उदाहरण है, तो लाल पीला कर्मधारय समास का उदाहरण है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे गलती ना करें। यानी कि इसमें जितने भी हम उदाहरण दे रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए यहाँ पर लाल पीला को ध्यान में रखना है। लाल पीला में योजक चिन्ह भी लगा है और ये लगता है कि विपरीतार्थक तरह के है, लेकिन फिर भी हम इसे हम कर्मधारय समास में ही मारेंगे। जैसे महात्मा, अधपक्का है, छोट भैया, सब अक्सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फंसाने के लिए अक्सर विद्यार्थियों से पूछा जाता है। तो चलिए ठीक है, तो अगला हम देखते हैं, अगला समास को हम देखते हैं। अगला समास अव्ययी भाव समास है। जब देखिए इसका पहचान क्या है, इसका उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें उपसर्ग लगा रहता है। उपसर्ग किसे कहते हैं, जो शब्द के आगे आके लग जाए उसे हम उपसर्ग कहते हैं। वैसे शब्द जिससे अनेक शब्द बना सके उसे हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। वैसे शब्द जिसकी पुनरावृत्ति 2 बार से हो या 3 बार हो, उसके बीच योजक चिन्ह भी क्यों ना लगा हो, लेकिन फिर भी वह अव्ययी भाव ही समास होगा। आपको क्या बार बार बता रहे हैं कि जहाँ योजक चिन्ह लगा रहता है तो आपको पहचान चिन्ह में बताएं कि उसे द्वंद्व कहते हैं। लेकिन जहाँ पर एक चीज शब्द का पुनरावृत्ति 2 बार हो जाए और योजक चिन्ह भी लगा रहे तो फिर भी हम उसे द्वंद्व समास ना कहेंगे, उसे हम अव्ययी भाव ही समास कहेंगे। दोस्तों ये अक्सर फंसाने के लिए दिया जाता है और ये अपवाद में भी है। जैसे कि देखिए अभी क्या देखे, लाल पीला, लाल पीला का आप क्या बोल दीजिएगा, इसमें योजक चिन्ह भी लगा था तो आप उसे बोल देते कि ये तो द्वंद्व समास का उदाहरण है। लेकिन क्या देखे आप, वो कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो चलिए हम क्या होता है आगे देखते हैं। जैसे हम देखते हैं यथाशक्ति, क्या बताएं, वैसे शब्द जिससे अनेक शब्द बना सके। तो यहाँ पर क्या हो गया, यथाशक्ति, यथा जोड़ शक्ति, यहाँ पर अथा क्या हो गया, यथा उपसर्ग का रूप में हो गया। अब देखिए इससे अनेक शब्द बना सकते हैं, अनेक शब्द हम बना सकते हैं। और देखिए इसका उत्तर पद किसे कहते हैं, बाद के पद को। तो यहाँ पर क्या है, शक्ति, शक्ति तो प्रधान है। यहाँ अथा, यथा से देखिए अब हम बहुत से शब्द बना सकते हैं यथा में जोड़कर, यथा जोड़ शीघ्र, यथा शीघ्र, यथा जोड़ धर्म, यथा धर्म, यथा जोड़ संभव, यथा संभव, यथा जोड़ क्रम, यथा क्रम। तो इस तरह से अब क्या देख रहे हैं, एक ही शब्द से अनेकों शब्द हम आसानी से बना रहे हैं और वो सार्थक शब्द बन रहा है और उसका उत्तर पद भी प्रधान हो रहा है। तो ऐसे समास को हम, ऐसे शब्दों को हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। जैसे अब आगे हम देखते हैं प्रतिदिन। तो देखिए प्रति जोड़ दिन, तो यहाँ पर क्या प्रति उपसर्ग हो गया। प्रति, देखिए यहाँ से प्रति जोड़ एक, प्रत्येक बना सकते हैं, प्रति जोड़ में प्रत्यय बना सकते हैं, प्रति जोड़ वर्ष प्रतिवर्ष बना सकते हैं, प्रति जोड़ कुल प्रतिकूल बना सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर अनुरूप, अनुजोड़ रूप, तनु, अनुजोड़ गमन, अनुगमन, अनुजोड़ चर, अनुचर, अनुजोड़ सार, अनुसार, आमरण। आप आमरण का देखिए अब क्या है, आजोड़ मरण, आमरण, आजोड़ जन्म, आजन्म, आजन्म, आजोड़ गमन, आगमन, आजोड़ गंतुक, आगंतुक,
तो क्या देख रहे हैं आप, एक ही शब्दों से हम बहुत से शब्द को बना रहे हैं। तो ऐसे शब्द को हम क्या बोलेंगे, ऐसे शब्द को हम बोलेंगे अव्ययी भाव समास। चले अगला देखते हैं, क्या बताए थे अभी हम विशेष में। विशेष क्या है, धीरे धीरे, हाथों हाथ, कभी कभी, बार बार। तो धीरे धीरे देखिए क्या है, यहाँ पर क्या बताए थे, एक ही शब्दों को पुनरावृत्ति 2 बार हो जाए तो उसे समास को हम अव्ययीभाव समास कहेंगे। यहाँ पर देखिए क्या है, धीरे धीरे, तो एक ही शब्द है, दोनों का एक रिपीटेशन और योजक चिन्ह तो लगेगा ही, लेकिन योजक चिन्ह देख के आप ये ना आसानी से कह देंगे ये रे यार ये तो द्वंद्व समास ही होगा, लेकिन नहीं, आपको क्या बताएं, एक ही शब्द का रिपीटेशन जब हो जाए तो उसे शब्द को हम, उसे शब्दों के समूह को हम अव्ययीभाव समास कहेंगे। जैसे हाथों हाथ, कभी कभी, बार बार, ये किसका उदाहरण है, तो ये अव्ययी भाव के उदाहरण, ना कि से आप द्वंद्व में दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। कैसे आपको अभी बताएं कि लाल पीला, आपको लाल पीला क्या बताए थे अभी, कर्मधारय समास का उदाहरण, ना कि द्वंद्व समास का। तो उसी तरह से ये भी धीरे धीरे, हाथों हाथ, कभी कभी भी अव्ययी भाव के समास का उदाहरण, ना कि द्वंद्व समास का। आप एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ें, तब आपको कभी गलत नहीं होगा और आप आसानी से किसी भी बात को समझ सकते हैं। तो चलिए अब अंतिम समास तत्पुरुष समास के बारे में हम देखते हैं। समास का अंतिम भेद, तत्पुरुष समास, पहचान क्या है इसका, इसका उत्तर पद प्रधान होता है। तो उत्तर पद किसका किसका प्रधान होता है, यानी कि उत्तर तत्पुरुष समास की जिसकी उत्पत्ति हुई है, तत्पुरुष समास उत्पत्ति हुई कर्मधारय की और कर्मधारय से हुई द्विगु की, इसलिए तीनों का उत्तर पद प्रधान होगा। इसमें दोनों पदों का कारक चिन्ह से जुड़े होते हैं, इसमें दोनों पद कारक चिन्ह से जुड़े होते हैं। जब दोनों को हम अलग करते हैं ना, जैसे कि राजपुत्र, राजा का पुत्र, यहाँ पर का क्या हो गया, कारक का भेद है, कारक कितने भेद हैं, 8 भेद हैं, उसी में से का, कर्ता ने कर्म को करण से क्या होता है, कर्ता ने, यहाँ पर का क्या हो गया, तो का हो गया यहाँ पर मेरा कारक चिन्ह को लेकर आया राजपुत्र, राजा का पुत्र, उसको हम संक्षिप्त में क्या बोलते हैं, राजपुत्र। तो अब इस तरह से क्या बताए थे, समास क्या करता है कि बड़े शब्दों को संक्षिप्त में कर देता है। तो इस तरह यहाँ पर राजपुत्र, राजा का पुत्र, यहाँ पर का क्या हो गया, तब किस ये कैसे तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो इसे हम देखते हैं कि कैसे तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा संबंध का। अब राजा पुत्र किसका कैसे तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो संबंध तत्पुरुष का उदाहरण है। तो आगे हम देखते हैं क्या आता है इसका, कारक के भेद की पहचान जरूरी है। तो कारक का भेद आपको जानना पड़ेगा भाइयों कि कारक कितने होते हैं और उसका पहचान चिन्ह क्या है। तो चलिए हम लिख दिए यहाँ पर कारक का नाम, कारक चिन्ह, कर्ता, कर्ता में क्या लगता है, ने आता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के का लिए, अपादान से, यहाँ पर अपादान से, यहाँ पर देखिए करण से, यहाँ पर अपादान से, यहाँ पर से का अर्थ होता है किसी से अलग हो जाना, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो अपादान कारक के उदाहरण है। अलगाव यानी कि वो कभी जुट नहीं सकता, जैसे पेड़ से पत्ता टूट गया तो वो जुट नहीं सकता है, तो यहाँ पर क्या हो जाए, यानी कि अलगाव की स्थिति में उसे हम अपादान कारक कहेंगे। संबंध का, के, की, ना, ने, नी, अधिकरण में पै पर, संबोधन हे, अरे, अजी, सब आप जानते होंगे कारक, जब क्योंकि ये तो बच्चे से हम पढ़ते आ रहे हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, के, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे। तो यहाँ पर हम इसको उपयोग करना है, उपयोग हम कैसे करते हैं। और तत्पुरुष समास के मुख्य 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के मुख्य पूछा जाता है, तत्पुरुष समास के मुख्य कितने भेद हैं, तो 6 भेद हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। कितने भेद हैं, कर्म, कर्ता छोड़ देना है और नीचे का एक संबोधन छोड़ देना है, बाकी कितना हो गया मेरा, वो भेद हो गया, कर्ता को छोड़ना है और संबोधन को छोड़ना है। तो कर्म हो गया, देखिए कर्ता छोड़ते हैं, कर्म संबोधन छोड़ते हैं, तो क्या मेरा बचता है, तो यहाँ से यहाँ तक बचता है। ये मेरे तत्पुरुष समास के उदाहरण हो गए। तो अब इसका उदाहरण हम देखते हैं, जैसे हम देखते हैं, जैसे क्या है, क्या बताया था आपको कि दोनों के बीच क्या आ जाता है, दोनों के बीच कारक चिन्ह आ जाता है। तो कारक चिन्ह अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे गगन चुंबी, तो गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। तो यहाँ पर क्या देखें, यहाँ पर कैसे, यहाँ पर देखिए उदाहरण देखिए हमको दिखा देते हैं। गगन को कहाँ पर था, कर्म में था, कर्म में कहाँ पर था, कर्म में था, गगन को चूमने वाला। तो यहाँ पर पूछ ले आपको कि गगन चुंबी किस समास का उदाहरण है, तो कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण है। गगन चुंबी किस समास के उदाहरण है, तो तत्पुरुष, लेकिन तत्पुरुष में किस
समास का, तो कर्म तत्पुरुष समास का। उसी तरह से मन चाहा, कहाँ पे यहाँ पर क्या है, मन चाहा, मन से चाहने वाला, मन से, तो से कहाँ था, करण, से कहाँ पर दिखे, से कहाँ पर आया था, करण में आया था, यानी कि एक करण तत्पुरुष समास के उदाहरण हो गया। देश, अब यहाँ पर क्या है, देशभक्ति है, यहाँ पर क्या है, देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति, के लिए भक्ति, देखिए यहाँ पर क्या था, के लिए भक्ति, तो संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण है। अब यहाँ पर क्या है, पदच्युत, पदच्युत, पद से च्युत, मतलब पद से इसको अलग कर दिया, तो क्या बताए थे, अलगाव की स्थिति में, अलगाव के, यहाँ पर देखिए अलगाव की स्थिति में हम क्या बताएं आपको, आपादान, आपादान तत्पुरुष का उदाहरण है। ये तो तत्पुरुष है ही, लेकिन कौन सा तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष। अब राजपुत्र, राजा का पुत्र, आपको क्या बताए थे, राजपुत्र, राजा का पुत्र, देखिए यहाँ पर क्या है, संबंध का, संबंध में क्या हो गया, यानी राजा का पुत्र, तो संबंध तत्पुरुष का उदाहरण क्या, राजपुत्र कैसे तत्पुरुष का उदाहरण है, तो संबंध तत्पुरुष का, लेकिन राजपुत्र कैसा समास है, तो तत्पुरुष समास है, लेकिन राजपुत्र किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो संबंध तत्पुरुष, यानी क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो अब यहाँ पर है लास्ट, देखिए लास्ट हम देखते हैं पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम, यहाँ पर मैं देखिए किसके लिए आया है, अधिकरण, यानी कि अधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण है, यानी कि पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम, ये अधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण है। इस तरह से किसी भी तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप इसे कारक चिन्ह को याद रख के आसानी से बता सकते हैं कि किस तत्पुरुष का उदाहरण है। तो चलिए, और तत्पुरुष समास के अन्य 3 भेद, तत्पुरुष समास के अन्य 3 भेद हैं जो कि अक्सर नहीं पूछा जाता है। यही 6 भेद जो ऊपर हम बता दिए हैं, वो 6 भेद महत्वपूर्ण है, लेकिन कभी कभी ये भी पूछा जाता है नज समास, नय समास, नय तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष। अब नय तत्पुरुष जहां पर कि नकारात्मक का बोध हो ना, उसे हम नय तत्पुरुष कहते हैं, या ओ या अनुपसर्ग लगा रहे, ओ या अनुपसर्ग लगा रहे। ओ से देखिए अब यहाँ पर क्या हो गया, मेरा असमर्थ हो गया, ओ से उपसर्ग से क्या बन गया, असमर्थ हो गया, अन से क्या बन गया, अनसुना, अनदेखा, मतलब कि हम नकारात्मक का भाव हो, यानी कि हम उसे वैल्यू नहीं दे रहे हैं, उसका महत्व नहीं दे रहे हैं, वो असमर्थ हो रहे हैं। यहाँ पर क्या है, नकारात्मक का बाद, यानी कि विलोम, विलोम के तरह से ही होता है। तो हम कैसे समझ सकते हैं नए तत्पुरुष को, जहाँ पर कि नकारात्मक का बोध हो, या ओ या अनुपसर्ग लगा रहे। प्रादि तत्पुरुष, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसे पहचान नहीं पाते हैं, इसलिए जितने भी हम उदाहरण दें इसे जरूर आप देखें, या नहीं तो फिर इसे याद रख लीजिए ना, प्र, जहाँ पर प्र उपसर्ग लगा रहे वह कैसा हो जाएगा, वह हो जाएगा प्रादि तत्पुरुष का उदाहरण। तो प्रमाण पूछेगा कि प्रमाण कैसा समास है, तो प्रमाण तत्पुरुष समास है, प्रचलित तत्पुरुष समास है, प्रमेय तत्पुरुष समास है, प्रखर तत्पुरुष समास है। अब अलुक तत्पुरुष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देखते होंगे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर किस समास का उदाहरण है, मनसिज किस समास का उदाहरण है। तो दोस्तों आप यहाँ पर गलत कर देते हैं, युधिष्ठिर, ये देखिए यहाँ पर क्या है, युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला, उसे हम बोलते हैं युधिष्ठिर। अलुक तत्पुरुष का ही अर्थ ही होता है जहाँ पर स्थिर का बोध हो, मनसिज। इसी तरह से क्या है, युधिष्ठिर, मनसिज। और प्रादि तत्पुरुष में प्र होता है, नए तत्पुरुष में और अन होता है। तो इस तरह से दोस्तों आज समास के सभी 6 भेद को हम आसानी से बता दें। अब समास जब आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता है, यदि छूट जाएगा तो फिर ऐसा इस तरह से पढ़ाने से हमको कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को बार बार देखें, जब तक समझ में ना आ जाए तब तक देखें, इसके बाद आपको समझ कभी परेशान नहीं करेगा। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो काफ़ी समझ में आएगा। यह वीडियो खासकर हम बिहार एसआई मेंस और इंटर स्तरीय बिहार एसएससी मेंस के लिए बनाए हैं, जिसमें कि अक्सर एग्जाम में 100 नंबर का यहाँ पर 100 नंबर का हिंदी पूछा जाता है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें कि हमको 30 मार्क्स लाना जरूरी होता है। यदि नहीं हम 30 मार्क ला सकते हैं तो हम उधर मेन पेपर में कितना भी नंबर क्यों न लाएं, तो मेरा रिजल्ट नहीं बनता है। इसलिए दोस्तों आप, और यहाँ समास से 3 से 4 क्वेश्चन
फिक्स रहता है, इसलिए आप समास को पूरी तरीके से हम बता दिए हैं। तो हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। धन्यवाद।